नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दिल था या कोई बेजान चीज़ थी जिसका कोई मोल नहीं था। पिछली पूरी रात परेशानी में बीती थी। कम से कम आज की रात मैं आराम करना चाहती थी। आखिर मैं भी तो इंसान थी, हमारे भी कुछ सपने थे। दिल भी होता होगा हमारे सीने में और आत्मा भी घायल हो जाती होगी। मगर पिछले 3-4 सालों से मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल जिस्म के कौन से हिस्से में छुप कर बैठा था। आत्मा कितने घाव खाकर कहीं पड़ा सिसक रहा था। दिल और जज्बात यह दोनों तो शायद इतने बार कुचले गए कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे। मगर राशि को हमारे जज्बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो उन पैसों से मतलब था जो वह हर रात एक नए ग्राहक से वसूल करती। अपनी पहली उंगली को जवान से चाटकर गिनती और अपनी लाल साड़ी के पल्लू से बांध लेती और उस बंदे को हमारे हवाले कर देती। जाओ, जाकर ऐश कर लो। आज की रात मैं उस कोठे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, कमसन थी। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। अब तो मैं गिनती भी भूल गई थी कि इन 20 सालों में कितनी बार मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। कितनी बार मेरी सिसकियाँ और मेरी चीखें कमरे के दीवारों से जा टकराकर अपनी मौत मरी थी। मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना था जिस पर हैवानियत के निशान साबित ना हुए हो। और कल रात तो जिस भेड़िए से मेरा पाला पड़ा था उसने तो मुझे अपने दांतों से लहूलुहान कर दिया था। मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़ा था। मेरे होंठ पर बिल्कुल नील पड़ चुकी थी, मगर उसकी हवस पूरी होने में नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने उसके सर में जोर से फूलदान मारा और उसे जख्मी कर दिया। उस पर राशि मुझ पर बहुत तिलमिला रही थी। उसके इतने अमीर ग्राहक ने मेरे हाथों से जख्म खा लिया था, मगर मेरे जख्मों की परवाह किसी को नहीं थी। यहाँ शायद मुझे कोई इंसान समझने को तैयार ही नहीं था, इसलिए कोई भी रात मेरी परेशानियों से खाली नहीं जाती थी। आज तो मैंने राशि के सामने हाथ जोड़ दिए और कह दिया कि मुझे क्षमा कर दो, आराम करने दो। उसने कहा कि एक तो तुमने मेरा ग्राहक भगा दिया, ऊपर से आराम करने दूँ। आज तो तेरे कमरे में मैं 2-3 बंदे छोड़ूंगी। उस डायन ने तो इन 4 सालों में मुझ पर कहाँ तरस खाया था जो आज खाती। मैं खुद को घसीटते हुए कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की रात किसी भी पापी को मेरे चौखट पर ना भेजे। मगर अभी मैंने अपने हाथ अपने भगवान कृष्ण के आगे नीचे ही किए थे कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। जब मेरे कानों ने इस आहट को सुना था, मगर मैं बेहाल सी पड़ी रही। मेरे बदन में बहुत दर्द था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। अब तो मैं लगातार दर्द से बहुत तड़प रही थी और बहुत गुस्से से कांप रही थी। इसलिए उठकर मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला था। लेकिन दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटक रहा था कि मैंने ना चाहते हुए भी उठकर दरवाज़ा खोला तो वह डायन सामने खड़ी थी। मुझे घूर कर कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जा, खास तेरे लिए एक छोकरा आया है। आज की रात तुझे साथ लेकर जाएगा। और खबरदार, जो तूने कोई अपनी मनमानी की तो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तू खुद होगी। अगर हिम्मत नहीं हो रही है तो तुझे इंजेक्शन लगा देती हूँ, मगर उसे खुश करके ही आना। मैं उसकी बात सुनकर एक सर्द आहें भरकर रह गई और उसने कहा कि मैं आधे घंटे में आती हूँ। यह कहकर मैं अंदर चली गई। मैं मरे मरे कदमों से खुद को आने वाली परेशानियों के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि जिस रात मुझे कोई ग्राहक ले जाने के लिए आता, वह रात मेरी परेशानियाँ चरम सीमा पार कर देती थी। मुझे ले जाने वाला मुझसे वसूली भी बहुत भारी लेता था। अगर उसका खुद का दिल भर जाता तो अपने दरिंदे दोस्तों के हवाले कर देता था। इसलिए मुझे मजबूरन इंजेक्शन लगवाना पड़ा था। नशे की हालत में मुझे कुछ याद नहीं रहे और इस परेशानी में कुछ तो कमी आए। जब मैं लड़खड़ाती हुए नीचे आई तो सामने एक खुश शक्ल नौजवान आदमी खड़ा था। देखने में तो वह शरीफ खानदान का लग रहा था, मगर खैर, मैंने ऐसे चेहरे के पीछे बहुत से भेड़िए छुपे देखे थे, इसलिए बगैर उसकी शक्ल पर गौर किए उसकी गाड़ी में जा बैठी। मेरा दिमाग अब सुन्न हो रहा था। मैंने सीट पर सर रखकर आंखें बंद कर ली और वह गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पहली बार उसकी बात पर गम में मुस्कुराई थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा था, ना ही उन्हें मेरे नाम से कोई मतलब था। मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद है उसी नाम से बुला लो, क्योंकि मैं खुद बेनाम हो चुकी हूँ। उसने कहा कि कोई अपना नाम भूलता है भला? मैंने कहा, मैं पिछले 5 सालों से अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी इज्जत सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसलिए अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भी मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, बस अपना मतलब निकालो और मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो। उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम आकाश है, मैं दिल्ली के नेहरू प्लेस में रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मेरी बातों के जवाब में उसने अपने बारे में बताया। एक आलीशान बंगले के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। मैं उसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं बोली, बस चुप से उतरने ही वाली थी कि उसने जल्दी से नीचे उतरकर मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोला।
मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। हम जैसी औरतों की इज्जत कोई भी नहीं करता, बस अपना मतलब पूरा करते हैं और किसी कूड़ेदान में कचरे की तरफ फेंक कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे यूँ इतनी अहमियत दी थी। उसने मेरा नाम भी पूछा था, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि थोड़ी ही देर बाद यह अपना शरीफों वाला चोला निकालकर मुझे हैवानियत दिखाएगा और चलता करेगा। इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके साथ ही मैं चल पड़ी थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे क्योंकि नशा अब चढ़ने लगा था। मैं अचानक से गिरने लगी तो उसने मुझे थाम लिया और अपनी बाहों में उठाकर मुझे बेडरूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया। कहा कि क्या ज़रूरत थी इतनी डोज लेने की। उसके शब्द में फिक्रमंदी सी लग रही थी। मैंने कहा कि नशा ही तो है जो मेरी परेशानी और तकलीफ़ को कम करती है। इस तरह होश में तो मैं मर्दों के हैवानियत को सह नहीं पाऊंगी और मर जाऊंगी। और वह मेरे साथ बैठ गया और अफसोस से मुझे देखने लगा, कहने लगा, बेफिक्र रहो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, इसलिए रिलैक्स होकर बैठो, हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है। मैंने कहा कि मैंने हमेशा मर्दों की हैवानियत ही देखी है। जब से होश संभाला है मैंने अपने बाप का जुल्म सहा है। मेरी माँ तो मुझे मोहब्बत भरी गोद देने से पहले ही दम तोड़ गई थी। मेरे बाप ने मुझे मनहूस कहा और मुझे एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। तब से मेरा सौदा ही होता आ रहा है। इन 12 सालों में कितने ही ग्राहक आए जिन्होंने मुझे कुछ पल के लिए ख़रीदा, अपनी इच्छा पूरी की और फिर यूँ फेंक कर चले गए जैसे मेरे अंदर दिल ही नहीं धड़कता हो। एक बेजान मॉम की गुड़िया हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं उसे अपनी परेशानियाँ क्यों सुनाने बैठ गई थी। अपने खरीदारों के सामने खुद पर कभी तरस नहीं खाया था, क्योंकि जो इतनी कीमत भरकर कुछ घंटों के लिए मुझे अपनाते थे वहाँ मेरा दुख सुनने थोड़ा आते थे। उन्हें तो कुछ पल के लिए अपनी हैवानियत निकालनी होती थी बस। मगर सामने बैठा वो आदमी ना जाने क्यों उन लोगों से बहुत अलग दिख रहा था। मुझे वह बड़ा ईमानदार भी लग रहा था। मेरी दास्तां भी सुन रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी नमी भी उतर आई थी। तभी मेरे आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा छाने लगा था। उसने कमरे में एक तरफ रखे फ्रिज से एक बोतल निकाली और शीशे के गिलास में डालकर मुझे थमाया। मैंने वह चुपचाप पी लिया। मुझे लगा वह शराब होगी, मगर वह नींबू पानी था जो शायद मेरा नशा उतारने के लिए मुझे पिलाया गया था। मैंने अपने हलक में वह डाल लिया। यहाँ का मंजर कुछ कुछ साफ होने लगा। मैंने कहा, क्या तुम मुझे होश में लाकर मुझे तकलीफ़ देना चाहते हो? शायद तुम्हें औरतों की चीख सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, क्या इतने पैसे तुमने महज मुझसे बातें करने के दिए थे? तो बोला कि मुझे औरतों को तकलीफ़ देना पसंद नहीं है। मेरे नज़दीक औरत भगवान की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ है। मेरा बस चले तो औरत को 7 पर्दों में छुपा कर रखूँ, जवानी की मैली नज़रों से उसे बचा कर रखूँ। मैं उसकी बात पर बहुत ज़ोर से हंसी और कहा कि तुम जैसी सोच रखने वाले इंसान का मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब? फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें तो किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए और वहाँ पर अपने लिए लड़की ढूंढनी चाहिए। मुझ जैसी लड़की का दामन तो पहले से ही बहुत गंदा है। उसने कहा कि मेरे नज़दीक तुम भी एक अच्छी औरत हो, क्योंकि यह सब तुम अपनी मर्जी से नहीं करती हो। तुम्हें यह सब ज़बरदस्ती कराने पर उकसाया जाता है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम भी एक अच्छे घर की बहू और इज्जत बनो। तुम्हारा पति तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखे और अपनी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह रहा था। मैं सोच रही थी यह तो शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों से पड़ रहा हो। मैं ज़्यादा देर तक उससे नज़रें नहीं मिला पाई, इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, जिस काम के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो वह जल्दी से निपटाओ और मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग ख़राब नहीं करने वाली। मेरा नशा पूरी तरह से उतर चुका था, मगर बजाय मेरे करीब आने की वह उठकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा शायद वह मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मैं बेड के किनारे पर सर रखकर आंखें मूंद कर लेट गई थी। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका इंतज़ार करने लगी। जब वह शावर लेकर निकला तो उसके गीले बाल और गीला जिस्म शर्ट को भी गीला कर रहा था। मैं एकटक उसको देखने लगी। वह काफ़ी हैंडसम और खूबसूरत जवान लड़का दिख रहा था। मेरा जितने भी लोगों से अब तक पाला पड़ा था, ज़्यादातर वह 40-50 साल के बूढ़े होते थे जो अपनी पत्नियों के सताए हुए घर से निकलते थे, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालते थे। कोई बूढ़ा तो अपने ऑफिस के वर्कर का गुस्सा मुझ पर ही उतार कर चला जाता था। उनमें से कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता था, ना ही मैंने आज तक किसी को भी नज़र भर कर देखा था। लेकिन यह नौजवान बहुत खूबसूरत था, उससे नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं इस परेशानी में थी कि उसने अब तक कोई हैवानियत नहीं दिखाई थी। वह एक अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए
मुझे उसके पर्सनालिटी से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। तब तक यह कहकर वह कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही क्योंकि मैं घर से सारी तैयारी करके आई थी। मैंने कमरे का पूरा जायज़ा लिया। उसका कमरा बहुत खूबसूरत और ज़्यादा सादा था। वह शक्ल से कोई लोफर और बदचलन इंसान नहीं लग रहा था। ना ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज़ थी जो उसके कैरेक्टर को गलत साबित कर रही थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई थी। यूँ लगता था जैसे वह कोई किताबी राइटर हो, अपना ज़्यादातर टाइम किताबों को पढ़ने में बिताता हो। पता नहीं इस तरह का किताबी इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। मुझे अब शायद इन सारे सवालों के जवाब का इंतज़ार था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने कॉफ़ी से भरे हुए 2 कप लाकर सामने पड़े कुर्सी पर रख दिए और मेरे पास बैठ गया और एक कप मुझे पकड़ाकर दूसरा कप अपने होठों से लगाया। रात आधी से ज़्यादा अब बीत चुकी थी। उसके इरादों का अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वह क्या चाहता था मुझसे। मैंने कॉफ़ी का घूंट भरा तो वह कॉफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी थी। उसने कहा कि तुम कब से इस कैद खाने में हो, क्या तुमने कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा एक बार लड़की यहाँ पर चली जाए तो वह अपनी इज्जत गंवा बैठती है, तो फिर वह चाहे यहाँ से निकल भी जाए तब भी उसको कोई ठिकाना नहीं देने वाला, क्योंकि शराफत का चोला पहनने वाले लोग उन लोगों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं और मुझ जैसी बदचलन लड़कियों को देखकर मुँह मोड़ लेते हैं जैसे कोई अछूत की मरीज देख ली हो। जबकि यही शरीफ लोग रात को हमारे कोठे पर मौजूद होते हैं और तब हम उनको बुरी नहीं लगती। यह दुनिया भी बहुत अजीब है और इसमें रहने वाले लोग बहुत दोगले और गंदे हैं। उसने कहा कि तुम्हारी सोच काफ़ी साफ लगती है और तुम यह भी अपने दिमाग में बैठा लो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने तिरछी नज़रों से उसको देखा और पूछा कि तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? तुम भी तो रात के टाइम मेरी कीमत अदा करके मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए लाया हूँ। मैं अब उसकी बात पर चौंक गई थी, क्योंकि अगर उसने मुझसे अपनी हवस पूरी करनी होती तो कब का कर चुका होता, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम जैसी लाचार और बेसहारा लड़कियों की भी जो हालत की सताई हो और उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाता है। मैंने कहा कि तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहती और ना ही मेरी जैसी लड़कियाँ जो अपनी इज्जत गंवा बैठी है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास, खासकर एक औरत के पास, इज्जत ही होती है। अगर वह भी गंवा बैठे तो इस दुनिया में कोई भी शरीफ लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं होता। तो फिर अच्छा ही है ना कि दुनिया के धक्के खाने के बजाय हम यही कोठे में ही बैठी रहें, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे हम ज़बरदस्ती वहाँ लाई गई हो या अपनी खुशी से। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। शायद तुम्हारा पाला मुझ जैसे आदमी से आज तक नहीं पड़ा, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा कि पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने कहा मेरा भरोसा तुम कैसे जीत सकते हो जबकि हम पहली बार मिले हैं? उसने कहा कि मैं एक नज़र में ही अगले बंदे को पहचान लेता हूँ कि यह भरोसे लायक है या नहीं, और तुम मुझे बिल्कुल भरोसे लायक लड़की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी राशि से बहुत ज़्यादा तंग हो और वह तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, और तुम जैसी और भी लड़कियों के साथ तुम नहीं जानती यह औरत कितनी खतरनाक है। उसकी ऐसे ऐसे लोगों के साथ संबंध है जो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं और ऐसे ठिकानों पर ले जाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। ज़्यादातर यह काम ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं और उन लड़कियों को ज़बरदस्ती किसी कॉलेज या स्कूल से किडनैप किया जाता है, या कोई हालात की सताई हो, या फिर घर से भागी हुई लड़कियां होती हैं जिनको उनके आशिक कम कीमत पर बेचकर चले जाते हैं। वह आशिक जो उनके साथ मोहब्बत के दावेदारी करते हैं और शादी करने के सपने दिखाते हैं, फिर उनको इस जुल्मी लोगों के हाथों बेचकर चले जाते हैं। मैं उस गैंग के सरदार तक पहुंचना चाहता हूं और इसमें तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि जो राशि से काफ़ी करीबी संबंध रखता है और वह अक्सर ही उससे मिलने आता रहता है। राशि अक्सर लड़कियां उसी से लेती है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो, अगर नहीं जानती हो तो मुझे पता करके दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारी मनपसंद की ज़िंदगी तुम्हें देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत मासूम और भरोसे वाली लड़की लग रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस दलदल से निकालूं और तुम जैसी और भी कई बेसहारा लड़कियों को वहाँ से निकालूं। उसके गैंग के सरदार तक पहुँचकर ही मैं यह सब काम कर सकता हूँ। मैं उसको
अब शक की नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा कि इतना बड़ा काम है, कैसे कर सकती हूँ और तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या पता मैं यहाँ से जाने के बाद ही राशि को सब कुछ सच-सच बता दूँ। उसने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर तक का हाल अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं काफ़ी सालों से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी लड़की होती तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ अपनी पर्सनल जगह पर नहीं लेकर आता। मैंने कहा, तुम कौन हो और यह सब क्यों करना चाहते हो? तुम यह सब करके क्या मिलेगा? उसने कहा कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। मेरा मिशन यही है जो तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं समझी थी कि उसके कमरे में इतनी भारी भरकम किताबें क्यों रखी हुई थी। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। उसकी यह बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। मैंने कहा, मुझे डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम घर छोड़ दो। उसने कहा कि मुझे अपने रिसर्च से पता चला है कि बहुत जल्दी राशि अपने कोठे की खूबसूरत लड़कियां किसी गैंग के सरदार को बेचने का इरादा कर रही है और उन लड़कियों में तुम भी शामिल हो। और तुम्हें पता है कि वह लोग उन लड़कियों के साथ क्या करते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती इस परेशानी से जिससे तुम बीत रही हो, और मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह सहम गई थी। वैसे तो मैं शुरू से ही परेशानी सहती आई थी, मैं इससे अनजान नहीं थी और ना ही उस तकलीफ़ से जो मुझे सहनी पड़ी थी। लेकिन मैं भी जानती थी अगर एक बार लड़की उस गैंग के हाथ आ जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है। वह लोग उस लड़की को खिलौना बनाकर खेलते हैं और फिर बुरी तरह से रौंद देते हैं। जब वह पूरी तरह उसे अपनी हवस का निशाना बना लेते हैं तो वह लड़की बिल्कुल ही बेजान हो जाती है, तो फिर उसका कत्ल भी कर देते थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि अगले हफ्ते वह किसी भी रात डाकुओं का सरदार उन लड़कियों के सौदे के लिए तुम्हारी मैडम से मिलेगा। तुमने उसी टाइम मुझे खबर देनी है ताकि हम मौका पाकर वहाँ पर रेड कर सकें। मैंने कहा कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है जिस पर मैं तुम्हें खबर दूं और ना ही हमें रखने की इजाज़त है। उसने मेरी कलाई में एक ब्रेसलेट पहना दिया और वह ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एक नन्ही सी चैन मेरी पूरी कलाई के घेरे में थी। उस चैन के कोने पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था। उसने कहा कि जब भी वह सरदार वहाँ पहुँचे तो इस दिल पर मौजूद एक छोटा सा बटन है, उसको दबा देना, मुझ तक सिग्नल पहुँच जाएगा और इस ब्रेसलेट को अपनी मैडम से छुपा कर रखना। मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि अब तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ और सुबह तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आऊँगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मैं वह ब्रेसलेट बड़े गौर से देखने लगी जो मेरी कलाई पर बंधा हुआ था और शायद वही मेरी आज़ादी का रास्ता भी था। अगली सुबह वह मुझे वापस वहीं पर छोड़ गया। उसके जाने के बाद मुझे लगा शायद अब मैं इस कोटे में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। शायद मेरी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। जाते हुए उस मैडम को कह गया था कि इस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि हर रात की पेमेंट मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। एक हफ्ते के लिए सिर्फ ये मेरी है, उसको कोई भी ना छुए और रोज़ मेरी गाड़ी आएगी और इसको लेकर जाएगी। राशि उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि वह जो कीमत मेरी अदा कर रहा था वह बहुत ज़्यादा थी। इसलिए बिना चू चपड़ किए उसने अपने पैसे वसूल किए। मैं अब पूरी तरह से उस नौजवान से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपना नाम आकाश बताया था। वह न सिर्फ मुझे यहाँ से आज़ाद करवाना चाहता था बल्कि मेरा रखवाला भी बनना चाहता था। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरी यूँ परवाह की थी और मेरी आंखें भर आई थी, वरना आज तक तो किसी ने मुझे इंसान भी नहीं समझा था। कम से कम उसने मुझे एक इंसान तो समझा था जो अपनी मजबूरी में बार बार अपनी इज्जत का सौदा करती थी। अब मैं हर रात राशि के आसपास ही मंडराती रहती, अपने खास मेहमानों को अपनी बैठक में बैठाती थी और वहीं पर उनसे बातचीत करती थी। मैं हर रात तैयार होकर उसकी भेजी गई गाड़ी में बैठ जाती और उसके घर पर चली जाती और उसको सारी जानकारी देती रहती थी। आज कौन कोठे पर आया था और क्या क्या हुआ था वह मेरी सारी बातें गौर से सुनता और मुझे आराम करने का कहकर कमरे से निकल जाता क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन था और मैं पहले से ज़्यादा चौकन्नी थी। राशि ने मुझे कहा कि आज उस लड़के के साथ तुम्हें नहीं भेजा जाएगा बल्कि एक मेहमान जो खास आने वाला है और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ में कुछ दूसरी लड़कियों को भी भेज रही हूँ। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। मैंने कहा कि आज तो मुझे वहीं जाना है क्योंकि उसने पूरे हफ्ते की पेमेंट आपको दे रखी थी। उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा बहस ना करो और जो कहा है वही करो। वह गुस्से से तिलमिला रही थी। वह वहाँ से चली गई। मैं पूरी तरह से चौकन्नी हो गई थी। ज़रूर वही सरदार आने वाला था क्योंकि राशि की तैयारी कुछ अलग तरह से हो रही थी। उसने अपनी बैठक में किसी को भी आने से मना कर दिया था।
अचानक ही बाहर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ रुकने लगी, आवाज़ सुनाई दी और वह जल्दी से अपने बैठक में चली गई जहाँ पर उसने हम लड़कियों की डील करनी थी। मैंने अपनी कलाई पर से कपड़ा हटाया और ब्रेसलेट में मौजूद बटन को दबा दिया। अब मेरा काम हो चुका था। आकाश के कहने के हिसाब से उसने आधे घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाना था और उसको रंगे हाथ पकड़ना था। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे सही मायने में आज़ादी की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था और मैं दिल में बहुत ज़्यादा खुश और जोश में थी कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से आज़ाद होने वाली हूँ, क्योंकि आकाश ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे मेरी आज़ादी और मनचाही ज़िंदगी दिलवाएगा, जिस पर मेरा पूरा हक था। आधे घंटे बाद बाहर गाड़ियों के सायरन सुनाई दी, जो कि पुलिस वालों की थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उन्होंने उस कोठे को चारों तरफ से घेर लिया था। सबसे पहली गाड़ी से आकाश बाहर निकला था। अपना ड्यूटी का ड्रेस पहना हुआ था और उसके हाथ में पिस्टल था और वह कोठे के अंदर दाखिल हो चुका था। अपने साथियों के साथ उसने आते ही वहां के बैठक पर धावा बोल दिया। मेरे देखते ही देखते राशि और सरदार को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाया गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, वह जैसे उसकी किसी ने मुखबरी कर दी हो। उसने क्या पता था कि मुखबरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की कोठे की एक लड़की होगी। मुझे राशि की हालत देखकर पहली बार ज़िंदगी में खुशी महसूस हुई थी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया था, अब उसकी बर्बादी का टाइम आ गया था। उनका सरदार आकाश को धमकियां दे रहा था कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की। आकाश ने एक घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया और कहा कि अब तुम सारी ज़िंदगी जेल में ही सड़ोगे, क्योंकि तुम पर इतने ज़्यादा केस हैं कि तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। उसे ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। एक लेडीज़ पुलिस ने सारे कमरे की तलाशियां ली और उन लड़कियों को बाहर निकाला जो रोज़ ज़िंदगी का तमाशा बनाती रही थी। हम सबको एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया जो कि पुलिस की थी। सब लड़कियां डरी हुई थी कि ना जाने उनके साथ अब क्या होगा, लेकिन मैं तसल्ली से बैठी हुई थी। पुलिस ने हमसे पूछताछ की, हम लोगों को कहाँ से लाया गया है और अब कहाँ जाना चाहते हैं। फिर किसी भी लड़की के पास कोई भी ठिकाना नहीं था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हम कहाँ जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने उन सारी लड़कियों को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था, जिसमें मैं भी शामिल थी। हमें एक गाड़ी में बैठाकर एक आश्रम की तरफ भेज दिया गया। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाज़ा जिसने खोला वह आकाश था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर मुझे बाहर निकाला और कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। वह इस केस का इंचार्ज था, इसलिए उससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और फ्रंट सीट पर खुद बैठकर चलाने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस सरदार तक पहुंचा हूं, जिसकी तलाश मुझे कब से थी। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि इस केस में तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। मैंने कहा कि मैंने तो बस तुम्हें बताया ही है, मेरा कोई कमाल नहीं है, सब कमाल तुम्हारा ही है। आज तुम्हारी वजह से मुझ जैसी कई बेसहारा लड़कियां इस कैद खाने से आज़ाद हो चुकी हैं। हम सबको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि चलो हिसाब बराबर हुआ। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँगी। उसने कहा कि जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा। वह मुझे अपने घर लेकर गया और कहा कि तुम इस घर में रह सकती हो। मैंने कहा कि किस हिसाब से और किस रिश्ते से, और किसी अजनबी के घर में नहीं रह सकती। मुझे तुम अनाथ आश्रम छोड़ दो बाकी लड़कियों के साथ। उसने कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी अगली बात ने तो मुझे हैरानी में डाल दिया था। भला मुझ जैसी लड़की से कोई इस तरह का सवाल भी कैसे कर सकता था। उसने कहा कि क्या तुम मेरी तन्हाई के साथ मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। और मैं उसके सवाल पर ऐसी थी जैसे मैं कोई पुतला हूँ। भला मुझ जैसी दागदार लड़की इस काबिल हो सकती थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आकाश जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में मुझे इस तरीके से शामिल करना चाहेगा। मैंने यह ख्याल कब का छोड़ दिया था। मगर यूँ उसने अचानक से मुझसे पूछा तो मेरी जुबान ही बिल्कुल सुन्न हो गई। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मैंने उसके सवाल पर उल्टा जवाब कर डाला तो वह हंसने लगा। कहा नहीं, इस घर में चुड़ैल रहती है जो सिर्फ मुझे नज़र आती है, मैं उससे बात करता हूँ। मैंने कहा मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी और औरत को शामिल होना चाहिए, ना कि मुझ जैसी लड़की जिसके जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं, जो कि किसी आदमी ने ना छुआ हो। वह मेरी बात सुनकर मेरे करीब आया, मेरे दोनों हाथ थामकर अपनी आँखों पर लगाया और कहा कि मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो।
उन आदमियों ने तुमसे तुम्हारी मासूमियत नहीं ली थी। तुम आज के बाद खुद को किसी से कमसल मत समझना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आकाश की पसंद को कोई कमसल कहे, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं उसकी बात सुनकर बेजुबान सी हो गई थी। मैंने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे? उन्होंने तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने देखे होंगे ना। तो वह मुस्कुराया और कहा कि एक 6 फीट 6 इंच के आदमी में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करने के लिए दुनिया के सामने डर जाए, और मैं ऐसा करने की काबिलियत रखता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? मैं तुम्हें पूरे मन और चाहत से अपनाना चाहता हूँ। कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं दोहराऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं यह जानता हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगी में पापी हैं, मगर तुमने तो कोई ना की हुई जुल्म की सज़ा काटी है। तुम्हारा हर खुशी पर हक है जो तुमसे छीन ली गई थी। अपने अंगूठे से मेरी उंगलियों पर दबा डालकर बोला, जैसे मैंने इनकार करने पर उसका दिल टूट जाएगा। भला मुझ जैसी लड़की की ज़िंदगी में और क्या चाहिए था? मैंने दिल में अपने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिसने मुझ जैसी औरत के नसीब में इतना अच्छा आदमी लिख दिया था। मैं तो अपने भगवान की वारी वारी जा रही थी और भरोसा करती थी भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। और मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में थमा दी, और आज मेरी आकाश के साथ शादी को पूरे 4 साल बीत गए। भगवान ने हमें एक खूबसूरत बेटी दी है। आकाश ने अपना वादा पूरा किया। उसने कभी भी मुझे बीते हुए कल के बारे में कोई भी बात नहीं की, और मैं हर पल अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ। मगर एक बेटी की माँ होने के नाते मुझे डर सा लगा रहता है कि हमारी परी को इस जमाने की बुरी नज़र ना लगे, ना ही वह अपनी माँ के जुर्म की सज़ा काटे। आकाश जैसे लोग आज भी पाए जाते हैं। क्या किसी औरत की इज्जत चली जाए तो क्या वह इस काबिल नहीं रहती है कि उसे कोई भी शरीफ आदमी अपना सके? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।